हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF कोर्स है, जितने भी हमारी PDFs हैं, वो सभी आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएंगी। तो ये सभी कंटेंट हम आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले लास्ट सेशन में जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े थे उनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो विनय कुमार त्रिपाठी या VK त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। ये सुनीत शर्मा को रिप्लेस करेंगे। वीरेंद्र सिंह पठानिया या VS पठानिया ये इंडियन कोस्ट गार्ड के 24th चीफ होंगे। सिक्किम में जवाहरलाल नेहरू रोड को रीनेम करके नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। इंडियन आर्मी ने मध्य प्रदेश में क्वांटम लैब इसको इस्टेब्लिश किया है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने डेंटल इंश्योरेंस ऑफर करने के लिए क्लाउड डेंटल के साथ कोलैबोरेट किया है। तमिलनाडु ने मिंदु मंजपाई कैंपेन लॉन्च किया है प्लास्टिक बैग्स एलिमिनेट करने के लिए। केरला वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी इसने नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड फॉर 2021 जीता है। न्यूजीलैंड के बैट्समैन रॉस टेलर इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया। दया प्रकाश सिन्हा इन्होंने हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 जीता है। अप्सपा को नागालैंड में 6 और मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन क्विंटन डी कॉक इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव जो कि 17 साल के हैं, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को डीथ्रोन कर दिया है और वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन ये बन गए हैं। स्टेफन करी ये फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की हिस्ट्री में जिन्होंने 3000 कैरियर 3 पॉइंटर्स स्कोर किया है। साथ ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि इंडिया की जो डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये 2022 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी और 2047 तक 5 लाख करोड़ रुपए तक की हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और साथ ही पंकज शर्मा ये मैक्सिको में नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे भारत के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में ही सरदाना टाउन है, यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अच्छा, हाल ही में हमने देखे कि कई सारे प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किए गए हैं, उनको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि रशिया और भारत मिलकर AK-203 राइफल्स का प्रोडक्शन करेगा उत्तर प्रदेश के अमेठी में। और जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में MOS है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने मेरठ में 5th सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हाल ही में इनोग्रेट किया है। हैदरपुर वेटलैंड जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये नई रामसर साइट है भारत की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। साथ ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश ने 11th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती है। साथ ही जो MOS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैं, राजीव चंद्रशेखर,
इन्होंने उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंजेस को लॉन्च किया है। निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो अनुपम रे हैज बीन नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जेनेवा। देखिए, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जिसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो यहाँ पर भारत के जो अगले एम्बेसडर होंगे ये डॉक्टर अनुपम रे होंगे। आपको जानना चाहिए जो ये यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है, इसमें 65 मेंबर स्टेट्स हैं। इनमें जो 5 नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाले जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी शामिल हैं। आपको जानना चाहिए जेनेवा में जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है, तो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल हैं मिस टैटियाना वालोवाया। तो यही इस यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इसकी सेक्रेटरी जनरल है। किस राज्य ने पेंशन भोगियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो उड़ीसा लॉन्च्ड एन एआई बेस्ड ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, जो भी पेंशनर होते हैं ना, उनको हर साल एक बार साल के अंत में अपना एक सर्टिफिकेट वहाँ पर जमा कराना पड़ता है, जो ट्रेजरी होती है, जो कोषागार होता है वहाँ पर, कि हम लोग जो हैं जीवित हैं और जो हमारी पेंशन आ रही है सही अकाउंट में जा रही है, ठीक है, मतलब सही जगह जा रही है। तो ऐसा एक सर्टिफिकेट उन्हें देना पड़ता है, हलफनामा देना पड़ता है। तो जनरली ऑफिस में जाना पड़ता है इस तरह के सभी काम के लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, इसको पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया है। अब ये ऑनलाइन ही ये सब काम हो सकेगा। तो इसके लिए उड़ीसा सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें वीडियो वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो है हर सभी डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो जाएंगे और वेरीफाई भी हो जाएगा कि हाँ, जो पेंशनर है वो जीवित है। बाकी आपको जानना चाहिए यहाँ पर जो भी सरकार के जो डेली के कार्यक्रम होते हैं या आगे के कार्यक्रम हैं, उनको यदि पब्लिक जानना चाहती है तो ई डायरी इस तरह का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार ने। और आपको बता दें, जो ई डायरी है और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम है, ये दोनों ही उड़ीसा सरकार की जो 5T और मो सरकार इनिशिएटिव है, इनके तहत इनको लॉन्च किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि 5D और मो सरकार इनिशिएटिव किस स्टेट से संबंधित हैं? तो आंसर होगा उड़ीसा। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ पार्टनरशिप की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए किस भुगतान बैंक को आरबीआई की मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो फिनो पेमेंट्स बैंक हैज रिसीव्ड द आरबीआई's अप्रूवल टू स्टार्ट इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, अब मान लीजिए जो भारतीय बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो वो भारत में पैसा भेजना चाहते हैं, तो फिनो पेमेंट्स बैंक में अपना पैसा वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो फिनो पेमेंट बैंक में भी बाहर से पैसा आ सकता है, जो रेमिटेंस आता है, जो भारतीय बाहर रह रहे हैं वो अपने देश में जो पैसा भेजते हैं, तो वो फिनो पेमेंट्स बैंक में भी भेज सकते हैं। इसकी मंजूरी मिली है आरबीआई से। बाकी आपको जानना चाहिए, फिनो पेमेंट्स बैंक के एमडी एंड सीईओ ऋषि गुप्ता है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। फर्मों कॉरपोरेटों के लिए रुपे बिजनेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। So Central Bank of India has partnered with NPCI to launch RuPay Business Platinum Debit Card for firms corporates। तो देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे बिजनेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए। आपको जानना चाहिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ मतम वेंकटा राव हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। एस बालचंद्रन को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। एस बालचंद्रन हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बारबाडोस। तो देखिए, ये है यहाँ पर लोकेशन बारबाडोस की, कैरेबियन आइलैंड है, ये आइलैंड कंट्री है, और इसकी कैपिटल है ब्रिजटाउन और करेंसी है बारबाडोस डॉलर। तो यहाँ पर जो भारत के नेक्स्ट हाई कमिश्नर होंगे ये एस बालाचंद्रन होंगे।
संजय राणा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। संजय राणा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नॉर्थ मैसेडोनिया। तो ये है नॉर्थ मैसेडोनिया, यूरोपियन कंट्री है, और इसकी जो कैपिटल है ये स्कोपी है, और करेंसी है मैसेडोनियन दिनार, और संजय राणा यहाँ पर भारत के एम्बेसडर होंगे। किस देश ने 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता संभाली है? यूएस, इंडिया, चाइना या फिर फ्रांस? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो इंडिया हैज टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमिटी इन 2022। तो देखिए 1 जनवरी 2022 से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसकी चेयरमैनशिप आ गई है भारत के। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको जानना चाहिए कि लगभग 10 साल के बाद भारत जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भारत ने 2011-12 सत्र के लिए इस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता की थी। आपको जानना चाहिए जो ये कमेटी है इसकी स्थापना 9/11 टेररिस्ट अटैक के बाद 28 सितंबर 2001 को हुई थी, और इसमें जो है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर्स हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। किस बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन में 9.95% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल एक्वायर 9.95% स्टेक इन द इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन में 9.95% स्टेक एक्वायर करेगा, और 32 मार्च 2022 तक ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन है ये फर्स्ट इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन है जिसको गिफ्ट IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी गिफ्ट सिटी जो है आप गांधीनगर यहाँ पर सेटअप किया गया है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन है ये। मार्केट डेटा पर सेबी की सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो एस साहू विल चेयर द सेबीज एडवाइजरी कमिटी ऑन मार्केट डेटा। तो देखिए जो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड डेटा है उसकी प्राइवेसी और उस तक किन की पहुंच है, ठीक है, कहाँ तक उसकी प्राइवेसी रखनी चाहिए, तो इसको लेकर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी। तो उसको रिस्ट्रक्चर्ड किया गया है सेबी के द्वारा। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। रिस्ट्रक्चर मतलब कुछ लोग उसमें शामिल किए गए होंगे, नए जो कमेटी के हेड हैं उनको चेंज किया गया होगा। तो ये जो पैनल है अब इसके हेड होंगे एस साहू। इससे पहले जो ये 20 मेंबर की कमेटी है इससे पहले इसको हेड कर रहे थे मधाबीपुरी बोझ, तो इनके बदले एस साहू अब इसको चेयर करेंगे। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो झांसी रेलवे स्टेशन हैज बीन नेम्ड एज द वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये काम किया है कि झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ अब नया एब्रीविएशन भी बन गया है VGLB। पहले इसको JHS से जाना जाता था, अब हो गया है VGLB। सेबी के नए नियमों के अनुसार IPO का प्राइस बैंड इस तरह से सेट किया जाना चाहिए कि सीलिंग प्राइस कम से कम फ्लोर प्राइस का कितना प्रतिशत हो? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। अकॉर्डिंग टू द न्यू सेबी रूल्स द प्राइस बैंड ऑफ एन IPO शुड बी सेट इन सच अ वे दैट द सीलिंग प्राइस इज एट लीस्ट 105% ऑफ द फ्लोर प्राइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, तो जानेंगे इसको। देखिए IPO का मतलब आप सभी समझते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहती है तो वो IPO ऑफर करती है ना, पब्लिक को जो है अपने शेयर ऑफर करती है। जब पब्लिक को अपना हिस्सेदार बनाना चाहता है तो IPO वो ऑफर करती है, उसके बाद फिर वो शेयर मार्केट पर लिस्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर इसने कहा है सेबी ने, देखिए प्राइस बैंड है, प्राइस बैंड यानी कि जो उसने मिनिमम और मैक्सिमम जो लिमिट रखी है अपने शेयर की
वो होता है प्राइस बैंड। ठीक है, मिनिमम मान लीजिए 100 है और अपर लिमिट 150 रखा है, तो ये एक बैंड हो जाता है मिनिमम लोअर, तो प्राइस बैंड है। तो उन्होंने कहा है कि किसी भी आईपीओ, किसी भी कंपनी का जो आईपीओ है उसका जो प्राइस बैंड है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो सीलिंग प्राइस है वो फ्लोर प्राइस का एटलीस्ट 105% तो हो ही हो। बाकी इन्होंने ये कहा है कि जो कंपनीज़ हैं, अब आईपीओ के बाद इनके पास पैसा आ जाता है तो उस पैसे का 35% तक ही ये यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी और बिजनेस को ये एक्वायर करना चाहते हैं, किसी और बिजनेस को ये परचेस करना चाहते हैं, तो जो पैसा आपके पास आईपीओ से आया है ना, उसका केवल 35% ही आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के काम में। तो ये भी नया रूल बनाया है। दूसरा ये कहा है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो 20% से ज़्यादा के जो अपने स्टेक हैं उस कंपनी में उसको नहीं बेच सकते। ठीक है, प्रमोटर्स विद स्टेक ऑफ ओवर 20% इन अ कंपनी कैन नॉट सेल मोर देन हाफ ऑफ देयर स्टेक इन एन आईपीओ। ठीक है, तो आईपीओ के दौरान जो प्रमोटर्स हैं वो 20% से ज़्यादा के अपने स्टेक जो हैं बेच नहीं सकते। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, ये आईपीओ मान लीजिए आज होना है तो उससे 90 दिन पहले तक जो है अपने जो इनके शेयर हैं, कंपनी में शेयर हैं, तो हाफ से ज़्यादा शेयर अपने नहीं बेच सकते। देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जैसे आईपीओ होता है ना तो उसके बाद पब्लिक को शेयर मिलते हैं जो जो जिन जिन का भी नंबर आता है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं, आईपीओ से पहले इनको जो है शेयर मिल जाते हैं। ठीक है, काफ़ी मतलब जितनी अच्छी लिस्ट होती है उतना ही अच्छा आईपीओ जाता है। ठीक है, तो एंकर इन्वेस्टर जो है आईपीओ से 90 दिन पहले तक अपने हाफ से ज़्यादा शेयर नहीं बेच सकते। पहले ये केवल 30 डेज़ के लिए था। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल है, टर्म्स टेक्निकल हैं, थोड़ी आपको समझनी पड़ेंगी। लेकिन जैसे आपको इतना तो काम नहीं है कि अब सीलिंग प्राइस क्या है, प्राइस बैंड क्या है, इतना आपको नहीं जानना है, तो आप केवल इन 4 पॉइंट्स को याद करके रखें कि हाँ इस तरह से हमें याद रखना है, इस तरह से पूछा जा सकता है। बस ये आंकड़े याद रखने, 20% हो गया और मोर देन हाफ हो गया, 35% हो गया, 105% हो गया, ये सब चीज़ें केवल आपको याद रखनी है, केवल यही आपके काम का है फिलहाल। और ये रूल्स जो है 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 4। देखिए, ब्रेल आप सभी जानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही से देख नहीं पाते, है ना, ब्लाइंड होते हैं या फिर पार्शली साइटेड पीपल होते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, वो कागज़ पर देखा है ना आपने, डॉट डॉट थोड़े गुदे हुए होते हैं, तो उनसे पहचान कर लेते हैं कि क्या लिखा है। इसी तरह से स्क्रीन भी आती है, स्क्रीन पर भी लिखा जाता है इसी तरह से, तो पहचान कर लेते हैं और वो लिख भी सकते हैं। इसी तरह से डॉट्स को कनेक्ट कर सके वो अपनी जो है बात भी दूसरे लोगों तक जो है कह सकते हैं, उसको ब्रेल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्ल्ड ब्रेल डे है ये 2019 में मनाया गया था। ब्रेल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ब्रेल इज अ tactile representation of alphabetic and numerical symbols using 6 dots to represent each letter and number। तो 6 dots को यूज़ करके आप हर एक लेटर और नंबर को यहाँ पर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके इन्वेंटर कौन थे? फ्रांस के थे ये, लुइस ब्रेल। इन्हीं के नाम पर ये पद्धति का जो है नाम दिया गया है। ई रूपी को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए किस राज्य ने एनपीसीआई और एसबीआई के साथ भागीदारी की? सही आंसर ऑप्शन ए है। कर्नाटका हैज़ पार्टनर्ड विद एनपीसीआई एंड एसबीआई फॉर इनेबलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ई रूपी। तो देखिए, इस कर्नाटक राज्य में जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है तो उसके लिए जो है एनपीसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कर्नाटक सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ ई गवर्नेंस से इसने ई रूपी को इनेबल करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। ई रूपी क्या है? ये कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशंस है। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक LOU साइन किया है यूएनडीपी के साथ, किस लिए? टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम बताएं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो पढ़े भारत इज द 100-day रीडिंग कैंपेन लॉन्च्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो देखिए, 1 जनवरी को जो है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने 100 दिन का एक रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है पढ़े भारत। तो 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक ये चलने वाला है। 100 days 14 वीक्स का ये प्रोग्राम है और बाल वाटिका से ग्रेड 8 तक के बच्चों के लिए इसको लॉन्च किया गया है।
तो अलग अलग तरह की एक्टिविटी होंगी जिसमें जो है पढ़ना होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा इससे। साथ ही जो 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर टंग डे मनाया जाता है उसको भी इसी अभियान से इंटीग्रेट कर दिया गया है और कहा है कि 21 फरवरी को कहानी पढ़ो अपनी भाषा में। ठीक है, तो 21 फरवरी को जो थीम रहेगा, जो इस तरह से हम इसको मनाएंगे, कहानी पढ़ो अपनी भाषा में। दिस डे विल बी सेलिब्रेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ कहानी पढ़ो अपनी भाषा में। तो ये एक्टिविटी इस दिन मनाई जाएगी। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ पर खोली गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपनड इन शंघाई, चाइना। देखिए आपको बता दें कि चाइना का जो शंघाई सिटी है यहाँ पर लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। तो इसने 2 नई मेट्रो लाइन्स और खोली हैं, लाइन 14 एंड फेज़ 1 ऑफ लाइन 18। इसी के साथ अब जो इसका नेटवर्क है ये 831 किलोमीटर का हो गया, जो कि वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट है। और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो ट्रेन का नाम है लुजियाजुई स्टेशन ऑफ मेट्रो लाइन 14 इन शंघाई। आपको जानना चाहिए शंघाई का जो है लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है वर्ल्ड में, और दूसरे नंबर पर बीजिंग ये आता है, और तीसरे पर आता है अपना न्यू दिल्ली। आपको बता दें न्यू दिल्ली का जो फेज़ 4 ट्रैक है ये 2024 तक फंक्शनल हो जाएगा। इसी के साथ फिर दिल्ली की जो टोटल मेट्रो नेटवर्क है ये 453 किलोमीटर का हो जाएगा, 453 किलोमीटर का हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पर है न्यू दिल्ली, इसके बाद फिर लंदन है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज गुजरात। विच बैंक इज द लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक इन द कंट्री? आंसर इज HDFC बैंक, और दूसरे नंबर पर एक्सिस बैंक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन स्टार्टेड इज प्रोफेशनल कैरियर एज व्हाट? आंसर इज जर्नलिस्ट। तो ये जर्नलिस्ट थे। राकेश कुमार हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ विच स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन? आंसर इज उत्तराखंड। विच कंपनी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ फेयर वर्क इंडिया रेटिंग्स 2021? आंसर इज फ्लिपकार्ट। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए देख लेते हैं आज का हमारा आज का इंग्लिश के शब्द क्या है। पहला है रिजिक। देखिए मार्केट डेटा एडवाइजरी पैनल, तो REJIG। रिजिक का मतलब होता है बदलाव करना, रीअरेंज करना, ठीक है, रीऑर्गेनाइज करना। तो जो मार्केट डेटा एडवाइजरी पैनल जो इसने बनाया हुआ था उसको रिजिक किया, उसमें कुछ बदलाव किए हैं। तो रिजिक का मतलब आप जान गए होंगे। देखिए ऐसे जब हेडिंग पढ़ते हैं तब तो हम अपने आप अनुमान लगा लेते हैं कि ये शब्द है, लेकिन मान लीजिए कहीं आपको बताना पड़ जाए सिनोनिम, एंटोनिम, या फिर कुछ आपके पैराग्राफ में इस तरह से आ जाए, आपको नहीं अंदाजा हो रहा हो, है ना, तब दिक्कत आ जाती है। ऐसे तो सिंपल पता चल जा रहा है हमको कि हाँ रिजिक का मतलब क्या हो सकता है, एक अनुमान हम लगा ले रहे हैं। दूसरा देखते हैं RBL बैंक स्टॉक टैंक्स एज CEO गोज ऑन लीव, RBI नेमिंग एडिशनल डायरेक्टर। तो देखिए यहाँ से भी हम अंदाज़ा ला सकते हैं कि टैंक्स का मतलब क्या है, लेकिन अगर अलग से शब्द आ जाए तो हम नहीं बता सकते। टैंक हमने क्योंकि एक ही सुना है, जो टंकी होती है वही टैंक है, या फिर जो मिलिट्री में टैंक होते हैं। तो देखिए RBL पैनल स्टॉक टैंक्स, टैंक्स का मतलब होता है भारी गिरावट। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके शेयर में गिरावट आ गई तो आप उसको टैंक बोलेंगे, उसके शेयर में क्या हुआ है, टैंक हुआ है, गिरावट आई है, ठीक है। या फेल होना, फेल होने को भी टैंक बोलते हैं आप। तो एक नेगेटिव शब्द होता है टैंक। RBL बैंक के स्टॉक क्या हुआ है, टैंक हुए, क्योंकि इनके CEO क्या चले गए, छुट्टी पर चले गए। तो आज का शब्द हमारे 2 हो गए, तो रिजिक और एक टैंक। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। हु इज प्रोड्यूसिंग कोवैक्स इन इंडिया? कौन सी कंपनी बना रही है ये आपको बताना है। इंडिया गिफ्टेड 5 लाख डोजेज ऑफ कोवैक्सीन ऑन January 1st, 2022 टू विच कंट्री? Foreign Contribution Regulation Act FCRA license for any NGO is renewed after how many years? Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme, farmers receive how much financial aid a year? Name the ITBP Director General who holds the additional charge of another border guarding force, Sashastra Seema Bal, as the latter's chief Kumar Rajesh Chandra retired on December 31st, 2021. तो देखिए सशस्त्र सीमा बल, माफ़ कीजिएगा, सशस्त्र सीमा बल के जो चीफ हैं राजेंद्र, जो कुमार राजेंद्र चंद्र हैं, तो ये जो हैं रिटायर हो चुके हैं। तो इनके बदले ITBP के जो डायरेक्टर जनरल है उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो आपको उनका नाम बताना है। तो 5 क्वेश्चन के आंसर आप हमें जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। देखिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कीजिए, अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा ऐप को, करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।